So today we are going to discuss the centralization and the decentralization. Specially आपको फोकस करना होगा decentralization के ऊपर, क्योंकि उसका जो टॉपिक है वो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में. सेंट्रलाइजेशन में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है. लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो तीनों डिफरेंस है वो आपको मैंने शायद घर पे करने के लिए बोले थे, डिस्कस करने के लिए या फिर लर्न करने के लिए. वो देख लेना, अगर नहीं भी बोले हैं तो, और कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है. So let's start with the centralization and decentralization. What is centralization? अब ये जो टॉपिक है वो आगे भी आ चुका है, वैसे हमारे लिए टॉपिक नया तो है नहीं. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिफर टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी इन द फील्ड्स. बहुत कम लोगों के हाथ में पावर होता है डिसीजन लेने का, या फिर मान लो कि टॉप लेवल के पास ही पावर होता है और क्या होता है, राइट होता है कि वो डिसीजन ले. यानी कि मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल होता है उन लोगों को कोई भी राइट नहीं दिया जाता है कि वो लोग क्या कर पाए, अपना डिसीजन ले पाए खुद, ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन में तो हमें डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हमें डिटेल में डिस्कस करना है अबाउट अ डिसेंट्रलाइजेशन. So decentralization can be defined as a even and the systematic distribution of authority at every level of the management. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि हमें सिस्टेमेटिकली हमारी जो अथॉरिटी है वो हर एक लेवल पे धीरे धीरे क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. लेकिन वो जो अथॉरिटी हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो कैसे होनी चाहिए, सिस्टेमेटिकली होनी चाहिए. यानी कि हम सभी को अथॉरिटी नहीं देंगे. जिन लोगों के पास स्किल होगी, जिन लोगों के पास एबिलिटी होगी, उन लोगों की स्किल और एबिलिटी देखकर हम क्या करेंगे, उसे अथॉरिटी देंगे. तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. अब बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और शायद आप भी होंगे कि सर डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उन दोनों में क्या डिफरेंट है. सो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थी उसमें हम क्या करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, साथ में अथॉरिटी भी देते थे और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करते थे. यहाँ पर ऐसा हम नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना, हर एक लेवल पे अलग अलग लोगों को अथॉरिटी प्रोवाइड करना, और इससे ही बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है. तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी. Under the decentralization, every employee working at the different levels gets some share in the authority. Decentralization is a policy matter and the managers plan in advance whether to go for the centralized or decentralized policy. तो अब कोई भी कंपनी या भी कोई भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सेंट्रलाइजेशन किया जाएगा या डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, वो पहले से ही मैनेजर डिसाइड कर लेता है. जैसे उन लोगों का प्लान होगा, उन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट they can take a decision that company will go with centralized or decentralized structure. अगर मान लो बहुत ज्यादा काम है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना होगा, और बहुत कम काम है और एक्यूरेट वर्क चाहिए तो सीधी बात है वो सेंट्रलाइजेशन के साथ जाएंगे. तो सीधी सी बात है कि सेंट्रलाइजेशन फॉलो हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन वो पहले से जब प्लानिंग चल रहा होता है तब प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाएगा कि कंपनी सेंट्रलाइजेशन के साथ जाएगी या डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जाएगी. Sometimes company mix policy of a centralization and decentralization. और कई बार तो कंपनी क्या करती है, दोनों के बीच का रास्ता निकालती है, यानी कि वो दोनों यूज करती है. जहां जरूरत पड़े वहां पर सेंट्रलाइजेशन और जहां पर जरूरत नहीं वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन. They keep the important matters such as financial decisions, structural decisions, and with the top level management only, and share the common decisions with the people working at the different levels. As generally, an organization can never be completely centralized or decentralized. तो कंपनी क्या करेगी, एक काम करेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है लाइक फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रक्चरल डिसीजंस, ऐसे जो सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, वो टॉप लेवल ही लेंगे. यानी कि वहां पर वो सेंट्रलाइजेशन यूज करती हैं, और जो डेली वर्क हो गया, रूटीन वर्क होगा, जो रूटीन डिसीजंस होंगे, उसका क्या करेगी, वो अलग अलग लेवल पे अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगी. यानी कि वहां पर वो डिसेंट्रलाइजेशन यूज करेंगे. तो इस तरीके से कंपनी क्या कर सकेगी, मिक्स्ड स्ट्रक्चर यूज कर पाएगी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है. सो हमने यहाँ पर देख लिया सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन वो भी देख लिया. अब जो कंपनी है कभी क्या करते हैं, मिक्स्ड
पॉलिसी भी फॉलो करती है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर करेगी वो, जहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वहां पर सेंट्रलाइजेशन, और जो रूटीन डिसीजंस होंगे वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब जो हमें देखना है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स, डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ अथॉरिटी लोअर लेवल पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर सभी डिसीजन लेना होता है कि कौन से लेवल पे क्या अथॉरिटी देनी है, सबकी क्वालिफिकेशन देखनी है, उसके बाद हमें क्या करनी है, अथॉरिटी देनी है। ठीक है, तो सिर्फ लोअर लेवल पे अथॉरिटी देना, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बोल सकते। इट इम्प्लाइज अ सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अब हम सभी लोगों को अथॉरिटी नहीं देते, इसलिए लिखा है यहाँ पर सिलेक्टिव डिस्पर्सल, यानी कि हम क्या करेंगे, जहां पर नीड होगी, जो लोग हमें प्रॉपर लगेंगे उन लोगों को ही हम अथॉरिटी देंगे, यानी कि सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। हम सभी को ऐसे ही अथॉरिटी नहीं दे सकते। थर्ड, it shows the belief that the people are competent, capable and resourceful. अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारे एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है एंड रिसोर्सफुल है। अगर हमें ट्रस्ट होगा तब ही हम क्या कर पाएंगे, अथॉरिटी दे पाएंगे। अगर हमें ट्रस्ट ही नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंडर में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि वो कोई भी काम प्रॉपरली करेगा, तो मैं उसे अथॉरिटी ही नहीं दूंगा। तो जब भी हम किसी को डिसेंट्रलाइजेशन देते हैं यानी कि अथॉरिटी देते हैं, तब इसका मतलब हुआ कि हम हमारे एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है एंड रिसोर्सफुल है। उसके बाद decentralization indicate that employees at the middle level and the lower level can assume the responsibility for effective implementation of the decision. अब हम अगर किसी एम्प्लॉय को मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे अथॉरिटी देते हैं तो उन लोगों को समझ लेना है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलने वाली है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जिन लोगों को अथॉरिटी देते हैं साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही होती है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो साथ में अथॉरिटी देनी ही होती है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। यहाँ पर क्या लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, और अथॉरिटी तभी मिलेगी जब क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। एंड जो लास्ट फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का वो है the top management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level. यहाँ पर लिखा है कि top management carefully select those decisions which will be pushed down to the lower level and those that will be retained at the higher level. पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा प्रॉपरली देखेगा कि कौन से ऐसे डिसीजन है जो हम लोअर लेवल पे छोड़ सकते हैं, और ऐसे कौन से डिसीजन है जो हम लोअर लेवल पे नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे डिसीजन होंगे जो लोअर लेवल पे छोड़े जा सकते हैं, वही डिसीजन की क्या होगी, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ऐसा डिसीजन होंगे जो हम लोअर लेवल को नहीं दे सकते हैं, उन डिसीजन का यहाँ पर कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारे फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम सो रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो टॉपिक आपको निकाल देना है और मेरे साथ निकालते जाना, वरना पीछे से आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है। सो अगर आपके पास बुक है या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, जो भी है, जो भी टॉपिक में यहाँ से निकल रहा है वो आप भी अपनी बुक में से निकाल देना है, ताकि एग्जाम में आप स्मार्ट वर्क कर सको, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो करना है हमें इंपोर्टेंस ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उसका इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। सो फर्स्ट इंपोर्टेंस इज अ डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। जैसे हमारा प्रिंसिपल था सेकंड चैप्टर में जो 14 प्रिंसिपल्स देखे थे उसमें से एक प्रिंसिपल था वो था इनिशिएटिव। ठीक है, सो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, कि हम एम्प्लॉइज को चांस देंगे अपने जो सजेशन है, अपने जो आइडिया है वो देने के लिए, वो अपनी तरीके से वो डिसीजन ले पाएगा, यानी कि हम जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है वो यहाँ पर फॉलो कर पाएंगे। Passing of authority at the middle and the lower level shows the trust and faith of the top level in their subordinates.
हम किसी को अगर डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, हम लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल पे अथॉरिटी पास करते हैं, तो इसका मीनिंग एक ही होता है कि हमें हमारे जो एम्प्लॉइज है उसके ऊपर ट्रस्ट है, and this trust and faith motivate the employees working at the different levels as they are allowed to take decisions without seeking the approval of superior. तो अगर ऐसे हम ट्रस्ट करके हमारे जो एम्प्लॉइज है उसे हम क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बॉस ने या फिर हमारे मैनेजर ने हम पर ट्रस्ट किया और हमें अथॉरिटी दी, यानी कि हम खुद डिसीजन ले पाएंगे। हमारे ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट किया है तो हमें भी हमारा बेस्ट करना चाहिए, यानी कि उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि उन लोगों को खुद डिसीजन लेने का आपने क्या दिया है, राइट दिया है, और उसे किसी भी के पास से अप्रूव करने की वो जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल था वो फॉलो होगा। सेकंड, डेवलप अ मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। आप अभी से एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग दे रहे हो इनडायरेक्टली कि आप डिसीजन अलग अलग सिचुएशन में कैसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे अथॉरिटी दे दी है कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाओगे, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। वैसे आपने क्या दे दिया, उसे अथॉरिटी दे दी। इट मीन्स कि वो लोग अभी से फ्यूचर में मैनेजर के जो भी डिसीजंस लेने हैं, यानी मैनेजर में जो टैलेंट होना चाहिए वो टैलेंट अभी से उन लोगों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि अभी से वो लोग सीख जाएंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए। So in the decentralization, managers working at the lower and the middle level also learn that the art of making decision. उन लोगों में एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। They get the experience of performing the activities of the top executive and learn to manage the authority given to them. वो लोग सीख जाएंगे कि कैसे अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म की जाती है। So the decentralization process prepares the manager working at the lower and the middle level to perform the task of the top level. तो जो लोग मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग टॉप लेवल का काम सीख जाएंगे। So whenever there is a vacant job position at the top level management, the managers working at the lower or the middle level can be promoted. So इसका बेनिफिट कंपनी को क्या होगा पता है आपको? अभी से उन लोगों ने मैनेजर रेडी कर लिया, अभी उन लोगों ने मैनेजर डेवलप कर लिया। फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ कि चलो कोई मैनेजर की जरूरत है कंपनी को, तो उसे कहीं पर बाहर ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, उसे अपने कंपनी में से ही वो मैनेजर्स मिल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही आपने ट्रेनिंग दे रखी है या फिर उन लोगों में पहले से वो स्किल डेवलप हो चुकी है। तो आपको वो मैनेजर बाहर से ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आपको आपकी कंपनी में से ही मिल जाएगा। इट मीन्स कि आपको क्या होगा कि डेवलप अ मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। आपने अभी से फ्यूचर के लिए क्या कर लिया, मैनेजरियल टैलेंट अपन डेवलप कर लिया, ठीक है। नाउ थर्ड इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। फटाफट डिसीजन लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, सभी लोगों को अलग अलग डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी रखी है। इट मीन्स टॉप लेवल पे वो डिसीजन अप्रूव करवाने नहीं जाना पड़ेगा। अगर मान लो कि इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं खुद ले पाऊंगा, मुझे आपके प्रिंसिपल सर से या फिर ट्रस्टी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। इट मीन्स मैं फटाफट जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं डिसीजन ले पाऊंगा। लेकिन कब ले पाऊंगा? जब कंपनी ने डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट फॉलो किया हो, तब जब मुझे अथॉरिटी दी रखी है तब। तो ये हम टॉपिक वही सीख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिसीजन फटाफट आ सकता है। अब वो कैसे आ सकते हैं हमें पता तो चल चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। So in the decentralization process, decision making is not restricted in the few hands only, but decision making power is entrusted to all the managers who are taking actions or performing the activities. हमने क्या किया, सभी मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दी है कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाओगे अपनी एक्टिविटी के बारे में। This lead to faster decision because employees who have to perform the activities are allowed to take decisions also. So इसका मतलब क्या होगा, डिसीजन फास्ट आएंगे क्योंकि हमने मैनेजर को क्या दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है कि आप अपनी एक्टिविटीज के डिसीजन खुद लो, आपको किसी के पास से भी अप्रूव करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। So it means with the help of decentralization, quick decisions making can be possible. Now what is the fourth importance of decentralization is a relief to top level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रूटीन डिसीजंस थे हमने वो सारे मैनेजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
वरना क्या होता कि सभी डिसीजन टॉप लेवल को ही लेने पड़ते हैं। अब मान लो सभी डिसीजन अगर टॉप लेवल लेती तो उसके ऊपर वर्क बर्डन इतना ज्यादा बढ़ जाता कि एक भी डिसीजन चाहे टाइम पे भी ना आ सकता और ना ही वो प्रॉपर डिसीजन ले सकते। सो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन को एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि जो रूटीन डिसीजन है वो उन लोगों ने क्या किए हैं, मैनेजर्स को दे दिए हैं। सो they can focus on the important matters of the company and the rest of the routine decisions will taken by the managers or the lower level top level middle level managers. So top level management can get some relaxation in the decision making process. So in the process of decentralization, top level managers are not overburdened with the responsibilities and authority as they systematically pass the authority and responsibility at the different levels. क्योंकि यहाँ पर तो क्या किया गया है कि जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग लेवल पे हमने क्या कर दी है, पास कर दी है, एंड दे बिकम फ्री टू कंसंट्रेट ऑन द कोर एंड इम्पोर्टेंट इश्यूज। तो सीधी बात है, अब वो लोग किसके ऊपर फोकस कर पाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, उस पर वो फोकस कर पाएंगे। क्योंकि जो मेन डिसीजन है वो लोग लेंगे टॉप लेवल, और बाकी के जो रूटीन डिसीजन है वो लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स लेंगे। सो इट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एंड द फिफ्थ बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर आपकी कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन का कांसेप्ट फॉलो करती है, इट मींस योर कंपनी विल बी इन द पोजीशन ऑफ अ ग्रोथ। आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी। क्यों ऐसा, चलो देखते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू द लोअर लेवल। अब देखो, लोअर लेवल मिडिल लेवल को हमने डिसीजन लेने की पावर दे दी है। इट मींस कि क्या होगा कि वो लोग तो क्या करेंगे, फ्रीडम मिल चुकी है उन लोगों को डिसीजन लेने की। अब डिसीजन लेने की फ्रीडम मिल चुकी है तो इट मींस दिस हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स टू डू द वर्क इन द मैनर बेस्ट सुटेड फॉर द डिपार्टमेंट। तो वो लोग अपने डिपार्टमेंट में जो बेस्ट लगे, जो सही लगे, इस तरीके से वो काम कर पाएंगे। When each department is doing to their best, then the productivity increase. अब इस तरीके से सभी डिसीजंस अपनी बेस्ट वे में काम करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंड इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, हमारी कंपनी का सेलिंग बढ़ेगा, सेलिंग बढ़ने से हमारी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, और रेवेन्यू बढ़ने से कंपनी का क्या क्या हो सकता है, कंपनी का एक्सपेंशन हो सकता है। सो इट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द बेटर कंट्रोल। कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। अब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कैसे प्रॉपरली कंट्रोल हो सकते हैं, चलो देखते हैं। So in decentralization, employees working at different levels take their own decisions and they are personally accountable for the decisions. अब वो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद रखने, अंदर का तो आप शायद आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होगा वो अपनी ओर से पर्सनल डिसीजन ले पाएगा। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर्स। अब डिसीजन मैंने खुद ली है तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर भी कोई भी डिसीजन रॉन्ग लिया गया तो मैं किसी और के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता, किसी और को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन मैंने ही लिया था। विद द डिसेंट्रलाइजेशन, बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड थ्रू द स्कोरकार्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जिसने भी गलत काम किया होगा वो सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने सभी लोगों को अलग अलग अथॉरिटी दी रखी है। तो जिसने भी गलत डिसीजन लिया होगा उसका काम प्रॉपर नहीं होगा और आराम से हम उसे पकड़ पाएंगे। So it means कि हम आराम से कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं तो। The next importance of decentralization is promotes the initiative and the creativity. Already आगे आ चुका है इनिशिएटिव वाला, ठीक है। तो वो तो टॉपिक आप अगर निकाल भी दे दे तो कोई भी बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं, वो नहीं करना है। और लास्ट इंपॉर्टेंस है वो है इम्प्रूव्ड टीम वर्क। अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है तो आपकी कंपनी में टीम वर्क इंप्रूव होगा। अब वो टीम वर्क कैसे इंप्रूव होगा, आराम से हम देख सकते हैं कि इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय आर शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। सभी एम्प्लॉय और सभी मैनेजर्स के बीच में हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग पावर शेयर कर दी है। ऑल आर गिवन सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, सबको हमने कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी है, सबको हमने कुछ ना कुछ फ्रीडम दे रखी है।
दिस शेयरिंग ऑफ डिसीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज। और इस तरीके से अगर हम सभी को ऐसे फ्रीडम दे दे तो सभी एम्प्लॉय को अच्छा फील होगा, सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे एज वन टीम, ठीक है, वो लोग एक टीम की तरह ही काम करेंगे एंड डेवलप टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉइज। और इस तरीके से हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उन सबके बीच में क्या होगी, टीम स्पिरिट डेवलप होगी। सो इट इज द टॉपिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद एक जो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो जिसको भी अगर दोनों के बीच में कुछ भी डाउट्स है तो यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। चलो डाउट्स क्लियर करते हैं आपके, और एग्जाम में शायद आ भी सकता है। सो सबसे पहले पार्टीज इन्वॉल्व, डेलीगेशन में कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है। ध्यान से समझना, आपकी जो भी यहाँ पर कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होने वाले हैं। डेलीगेशन में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो डेलीगेशन इज लिमिटेड इन स्कोप बिकॉज इन डेलीगेशन ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। याद रखना, इसमें सिर्फ 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती है। इट इज कन्फाइंड टू मैनेजर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। इसमें सिर्फ 2 लोग ही होते हैं, मैनेजर और उसका सबऑर्डिनेट। याद रखना, इसमें कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर और सबऑर्डिनेट। मैनेजर होगा वो सुपीरियर होगा और उसके नीचे जो काम करने वाला पर्सन होगा वो सबऑर्डिनेट होगा। सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को आंसर देगा, तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन। याद रखना, सिंपल, बहुत इजी डिफाइन है। और डिसेंट्रलाइजेशन में, so decentralization is a large or a wide scope because in the decentralization employees working at the different levels are involved, which means almost all the employees in the organizations are involved in the process of decentralization। तो यहाँ पर देखो decentralization का scope wide है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लोग भी इन्वॉल्व नहीं होते, 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हो गए वो सभी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हम सभी लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, टॉप लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी और मिडिल लेवल पे भी। तो यहाँ से ही आपको डिफरेंस शायद दोनों के बीच का जो क्लियर है हो गया होगा। सिग्निफिकेंट स्टेटस क्या होता है, तो डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इट इज द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर। अब देखो, ये जो डेलीगेशन करना हो तो रूटीन फंक्शन होगा, क्योंकि ये हर बार ऐसा ही होता है कि जो ऊपर वाला मैनेजर होता है वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को हर रोज काम देता है, तो ये रूटीन फंक्शन है। डेलीगेशन कोई नई बात नहीं है, हर रोज ऐसा ही होता है कि जो सुपीरियर होता है अपने सबऑर्डिनेट को काम देता है और उन लोगों को टाइम पे काम खत्म करना होता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी मैनेजर शेयर देयर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी विद द सबऑर्डिनेट। जैसे मैंने बताया कि सभी मैनेजर्स अपने नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे उसके बीच में वो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी शेयर करते ही है। सो ये रूटीन फंक्शन है। जो डेलीगेशन है वो कौन सा फंक्शन है, रूटीन फंक्शन है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो, so decentralization is the more significant because it's a one time decision and it's a policy matter। देखो, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना वो रूटीन फंक्शन नहीं है, वो वन टाइम डिसीजन है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद पूरे साल वही फॉलो होगा, या फिर प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक वही चलता रहेगा। Top level executive decide whether to follow the decentralized or centralized policy, and once the decision is taken, it's very difficult to change the decision। जैसे मैंने बताया ये परमानेंट फंक्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, और डेलीगेशन है वो रूटीन फंक्शन है, क्योंकि जो डेलीगेशन है वो हर रोज होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन अगर एक बार टॉप लेवल ने डिसाइड कर लिया फिर उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। So delegation is a routine function and decentralization is a permanent function। थर्ड डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, वो है फ्रीडम ऑफ एक्शन। किसमें ज्यादा फ्रीडम मिलती है, किसमें कम फ्रीडम मिलती है, चलो देखते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर पास द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, हमें पता है वो तो। And after that also there is a constant and the continuous supervision by the managers to keep a check how subordinates are performing their activities। देखो, डेलीगेशन में क्या होता है कि पहले मैनेजर रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी पास करता है, पास होने के बाद मैनेजर ऐसे ही बैठा नहीं रहता, वो बाद में सुपरविजन करता है कि हमने जिस सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दे रखी है वो लोग प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इन द डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज अ मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन। यहाँ पर ज्यादा फ्रीडम मिलती है, डेलीगेशन में कम मिलती है, ठीक है। क्यों?
of action because once the authority is distributed systematically there will be a periodic appraisal or not the continuous supervision. तो जैसे ही हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, हम बार बार हर रोज चेकिंग नहीं करेंगे कि जिसको हमने अथॉरिटी दी है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. हम चेकिंग करेंगे लेकिन कैसे है, पीरियोडिकली, यानी कि आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ. ठीक है, तो वहां पर डेली चेक नहीं किया जाता, डेली सुपरविजन नहीं किया जाता. लास्ट, नॉट अ लास्ट, फोर्थ डिफरेंस स्कोप. तो सीधी सी बात है, डेलीगेशन है नैरो स्कोप है और डिसेंट्रलाइजेशन वाइड स्कोप है. क्यों? क्योंकि सिर्फ डेलीगेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है सभी लेवल पे होता है. इट मींस कि डेलीगेशन है नैरो स्कोप है और डिसेंट्रलाइजेशन वाइड स्कोप है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर. जो डेलीगेशन है वो सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने सबऑर्डिनेट को क्या करे, वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करे और उसको सुपरविजन करे. और डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? टॉप लेवल मैनेजर की. ठीक, वो डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर लेगा और डेलीगेशन का जो डिसीजन होगा वो मैनेजर लेगा. आई थिंक अब जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन है वो बहुत ही क्लियर हो चुका है. शायद अब किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए. तो यहाँ पर तो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है. ओके, सॉरी, बाकी भी 3 डिफरेंस है. नेचर देखते हैं और एसेंशियल. डिसेंट्रलाइजेशन का नेचर कैसा है? सॉरी, डेलीगेशन का. डेलीगेशन इज कंपलसरी एक्ट. अब डेलीगेशन तो कंपलसरी है क्योंकि सीधी सी बात है, मैनेजर तो सभी काम करेगा नहीं, उसके जो बहुत सारे काम होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट को देने ही होंगे. इट मींस कि डेलीगेशन है वो कंपलसरी काम है, सभी मैनेजर को वो डेलीगेशन करना ही होगा. और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल पॉलिसी है. कंपनी को अगर सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है तो सेंट्रलाइजेशन कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकता है. इट मींस कि वो कंपलसरी नहीं है कि कंपलसरी डिसेंट्रलाइजेशन किया ही जाए. सो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल पॉलिसी है एंड जो डेलीगेशन है वो कंपलसरी है. डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर. मैनेजर के पास बहुत ज्यादा काम होता है, उसको और जो बर्डन है वो कम करना. और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी. हम डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए करते हैं कि फ्यूचर के लिए हम क्या करना चाहते हैं? मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं, मैनेजर डेवलप करना चाहते हैं. ठीक है, उन लोगों का रोल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं. और अथॉरिटी इमीडिएटली ग्रांट की जाती है. मैनेजर क्या करता है? इमीडिएटली अपने सबऑर्डिनेट को क्या देता है? अथॉरिटी दे देता है. जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है साथ ही साथ वो अथॉरिटी भी दे देगा. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी टॉप लेवल ग्रांट करेगा, मैनेजर उसे ग्रांट नहीं कर सकता. जो भी जिसको भी अथॉरिटी देनी है वो टॉप लेवल डिसाइड करेगा और जो टॉप लेवल डिसाइड करेगा उसी को वही अथॉरिटी मिलेगी. मैनेजर वो डिसीजन नहीं ले सकता. सो योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर.